चलो आज का जो टॉपिक है वो अपना है पॉइसन एंड लाप्लास इक्वेशन। बीएससी फर्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन आता है या पॉइसन और लाप्लास के लिए क्वेश्चन आ जाता है। क्या है क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बोलेगा डिराइव पॉइसन्स एंड लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, पॉइसन एंड लाप्लास इक्वेशन बीएससी फर्स्ट ईयर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, या हिंदी में इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोल देंगे पॉइसन एवं लाप्लास के समीकरणों को व्युत्पन्न कीजिए। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है डिराइव पॉइसन एंड लाप्लास इक्वेशन, और ये हम लोग के सेकंड पेपर का सेकंड यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि पॉइसन एवं लाप्लास के समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ टॉपिक्स आएंगे जिसको अपने को समझना इंपॉर्टेंट है, और वो क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो मान लेते हैं अपने को निकालना है पॉइसन और लाप्लास दोनों के लिए, क्योंकि ये जो डिराइव फॉर्मूले हैं वो फ्यूचर में काम आते हैं और बहुत सारे इक्वेशन डिराइव करने में निकालते हैं। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन अपन इसका देखते हैं। तो हम लोग निकालेंगे क्या? तो एक हो जाएगा पॉइसन्स एंड लाप्लास इक्वेशन। पॉइसन्स एंड लाप्लास इक्वेशन ये हम लोगों के पास इस तरीके से दिया है। तो मान लेते हैं कि हम लोगों ने कोई सरफेस लिया है, इस तरीके से हम लोगों ने कोई सरफेस लिया है जिसपे कोई गोला लिया है, कोई स्फीयर लिया है, कंडक्टर है, चालक है, जिस पर हमने कोई चार्ज Q दिया, और Q चार्ज देने की वजह से मान लेते हैं, ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी है हमारे पास? ये रो डेंसिटी है, और इसका वॉल्यूम, टोटल जो वॉल्यूम है वो भी है। मान लेते हैं कि इस स्फीयर में एक छोटा सा स्फीयर कहीं हमने लिया जिसका वॉल्यूम कितना है? जिसका वॉल्यूम हमारे पास कितना है? dv है। तब अपने को पता है, तब हमें पता है कि इसमें चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होगा? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होगा? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या फिर आयतन आवेश घनत्व, फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये dv हो जाएगा हमारे पास, और ये dq अपॉन dv हो जाएगा। अगर मैं यहां से q की वैल्यू निकालता हूं तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और चूंकि ये वॉल्यूम इंटीग्रल है या आयतन समाकलन है तो ये 3 बार लिखा था, 3 बार इंटीग्रेशन होगा। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से चार्ज निकाल लिया। इस पर हमने q चार्ज दिया, जिस स्फीयर की, जिस गोले की डेंसिटी कितनी थी? रो थी, और उसका वॉल्यूम कितना था? v था। मान लेते इसके अंदर हमने छोटा सा कोई dv वाला वॉल्यूम वाला पार्ट लिया जिसका चार्ज डेंसिटी कितना था? q था, और उसमें भी चार्ज कितना है? इतना है अपने पास, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अपने को पता है कि q देने की वजह से, चार्ज देने की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गॉस के अपसरण सिद्धांत या गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम से या प्रमेय से क्या है अपने पास कि किसी भी, मान लेते हैं इस पर हमने Q चार्ज दिया जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? वेक्टर ही है। तो इस पर जो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, मान लेते हैं कि इस पर इसका सरफेस कितना? वॉल्यूम dv था, तो सरफेस कितना है? ds, और इस पूरे स्फीयर का कितना है? सरफेस वेक्टर है, इस तरीके से। तो क्या बोलता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलता है कि उस किसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल को हम चेंज कर सकते हैं किसमें? उसके वॉल्यूम इंटीग्रल में, और किसके साथ? तो उस वेक्टर को डाइवर्जेंस के साथ, उसके वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ। मतलब गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम किसी भी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल को उस वेक्टर के वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देता है, किसके साथ? डाइवर्जेंस ई के साथ। ठीक है,
अब यहां से अगर मैंने लिया तो यहां से थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं। मैंने इस तरीके से वैल्यू लिया हुआ है, इसी के अगर अपन बात करते हैं डाइवर्जेंस में हो गया, दोनों की वैल्यू हमारे पास निकल गई। अब यहां से अपने पास क्या चीज है, एक तो ये हो गया इक्वेशन। अब ऐसे ही हम लोग के पास क्या है, तो गॉस थ्योरम से। अब कौन से थ्योरम से, तो गॉस के फ्लक्स से, क्योंकि अपने को पता है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो गॉस के अकॉर्डिंग हो जाता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने 12th में पढ़ा हुआ है और ये 12th में पढ़ा हुआ है फाई। और एक ये हो गया इस तरीके से, इसी की वैल्यू अगर मैं रखता तो q की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में निकाल लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये v हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रल है। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने बोला इक्वेशन नंबर, ये सेकंड हो गया, ये वाला थर्ड हो गया। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग तो अपने पता है कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, तो ये होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम लोग के पास हो गया इक्वेशन नंबर 12। ये दोनों ही 12 के फॉर्मूले हैं। एक फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला ये भी होता है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी है, ये वाला गॉस के अकॉर्डिंग, और ये तो फॉर्मूला ही है। तो बाय इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू, ये चेंज हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रल में इनटू रो dv। ठीक है, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 5। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कोई स्फीयर लिया, कोई गोला लिया जिसका डेंसिटी कितना है, रो है, और जिसका वॉल्यूम क्या था, v था, और उसका सरफेस एरिया कितना है, वेक्टर s था। मान लेते हैं कि यहां पर हमने कोई छोटा सा स्फीयर लिया जिसका वॉल्यूम dv है और सरफेस कितना है, वेक्टर ds है। मान लेते हैं कि इस पूरे को चार्ज देने पर, q देने पर उसका जो हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या आयतन आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल टू dv अपॉन dv, ये फार्मूला है। यहां से अगर मैं q निकालता हूं तो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, आयतन है तो आयतन समाकलन होगा, तो रो हो गया तो 3 बार हो गया। ठीक है, अब अपने को पता है कि गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, क्योंकि हमने इसमें चार्ज लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, विद्युत क्षेत्र आया है, तो इसका सरफेस इंटीग्रल या फिर पृष्ठीय समाकलन किसमें चेंज हो जाता है, किसमें परिवर्तित होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल में या आयतन समाकलन में, वो भी किसके साथ, तो उस वेक्टर के डाइवर्जेंस के साथ। ठीक है, अब अपने को ये भी पता है कि गॉस के थ्योरम से अपन ने क्या पढ़ा है 12th में, गॉस के थ्योरम से पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टर को चार्ज देने पर उस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, phi is equal to q by epsilon naught होता है। तो मैंने यहां से q की वैल्यू ये इक्वेशन फर्स्ट से रख दी इस तरीके से। ठीक है, लेकिन एक फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है वेक्टर का उस इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल का बराबर हो जाता है इस तरीके से। तो दोनों क्योंकि फाई ई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो दोनों का हमने कंपेयर कर दिया तो इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये भी हमारे पास लेफ्ट इक्वेशन सेकंड वेक्टर ई का सरफेस इंटीग्रल है, इक्वेशन 5 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल है। तो ये हम लोगों के पास अगर मैंने कंपेयर किया तो कितना आ गया, तो बाय इक्वेशन 4 सेकंड एंड फिफ्थ की बात करते हैं, सेकंड एंड फिफ्थ की बात करते हैं, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर E into dv is equal to 1 upon epsilon naught, ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल रो into dv। क्लियर है, हमने इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फिफ्थ इन दोनों का क्या किया, कंपेयर किया, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने की वजह से हम लोगों ने इस तरीके से इसको किया। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा ध्यान देना, यहां समझने वाली बातें हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो भटकती हैं इस तरीके से। तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है मतलब ये आगे पीछे अंदर बाहर एक तरफ ले आया है, तो एक तरफ ले आया तो ये हो गया माइनस, इधर आ जाएगा भाई, तो ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा, तो ये हुआ रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू dv इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो ये है वॉल्यूम इंटीग्रल, बचा क्या, तो आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर E माइनस,
क्योंकि दोनों में कॉमन भी क्या है, dv है। ठीक, तो यहां से ये वाला इंटीग्रेशन हमने बाहर निकाला, dv बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, अगर मैं यहां से dv और इंटीग्रेशन हटा देता हूं तो ये हमारा कैसा बन जाएगा। तो छोटी सी चीजें हैं जिसको हमको समझ में आनी चाहिए। अगर ये इंटीग्रेशन होता है तो इधर कांस्टेंट लगेगा। अगर इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन होने पर इंटीग्रल कांस्टेंट लगता है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेशन को ही हटा देता हूं, अगर मैंने इंटीग्रेशन को ही हटा दिया या डिफरेंशिएट कर दिया, सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन को हटाने का मतलब कंपेयर किया, तो कंपेयर किया तो हम लोग के पास कितना हो गया, यहां बस इंटीग्रेशन के अंदर में क्या है, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर e माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहां पर अपने पास क्या है, 0। तो यहां से डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से या तो मैं ऐसा लिख लेता हूं और नहीं तो फिर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म लिखता हूं, डेल ऑपरेटर के फॉर्म में, वेक्टर डेल इनटू वेक्टर d, वेक्टर e, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हो गया। तो ये दोनों मिलकर के क्या कहला जाएंगे, तो ये कहलाएगा पॉइजन्स इक्वेशन। तो एक आ गया हमारा पॉइजन्स इक्वेशन या पॉइजन समीकरण। तो ये हम लोगों ने पहला वाला पार्ट निकाल लिया। तो ठीक है, दो हमें निकालना था, एक निकालना है पॉइजन्स इक्वेशन और एक निकालना है लाप्लास इक्वेशन। तो पॉइजन्स इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन किसके लिए निकालना है, तो किसी कंडक्टर पर अगर हम कोई चार्ज देते हैं तो उसकी वजह से, उस पॉइंट चार्ज की वजह से या चार्ज की वजह से। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं अपन क्या चीज, तो लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए। क्या चीजें होनी चाहिए उसको थोड़ा समझ जाते हैं। अगर मैंने इसी को रहा कि पॉइजन्स का अगर अपन अलग फॉर्म बोलते हैं, अगर मान लेते हैं कि अगर इस पूरे सरफेस में कोई चार्ज ना हो, अभी क्या किया था अपने पॉइजन्स इक्वेशन निकालने के लिए, हमने इस स्फीयर में, इस गोले में हमने बोला कि कोई चार्ज रखा हुआ है, कोई चार्ज दिया गया है या चार्ज रखा हुआ है, तो उस चार्ज की वजह से हमें क्या मिला था, चार्ज डेंसिटी मिला था, आवेश घनत्व मिला था। इस चार्ज के कारण, इस Q के कारण हमको रो मिला था, जिसको हमने dq अपॉन dv लिखा था। अब अगर ये कल्पना की जाए, ये माना जाए कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है, कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है, तो कोई भी जब चार्ज नहीं रखा जाएगा तो उस केस में, मतलब अभी तो चलो ठीक है Q दिख रहा है, लेकिन अगर मान लो Q नहीं रखा गया मतलब 0 है, तो रो की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर Q की वैल्यू 0 है तो चार्ज डेंसिटी dq अपॉन dv से चार्ज की वैल्यू 0 होने की वजह से ये रो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ये रो 0 हो जाता है, तो मैंने इसको इक्वेशन कुछ बोला, 5 हो चुका था, ये 6 है हमारे पास। तो अगर हम इसी के बारे में बोल रहे हैं कि कैसा आएगा, तो अगर मैंने इक्वेशन निकाल, देखो दो चीजें हम लोग के पास है, अगर मैं इस तरीके से वैल्यू निकाल रहा हूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास कितना हो गया, तो वेक्टर डेल इनटू वेक्टर e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। कब, तो यहां पर प्रॉपर लिख देते हैं, इफ q इज इक्वल टू 0, मतलब उस स्फीयर में कोई भी चार्ज ना हो, तो ना हो तो देन अपने पास क्या हो जाएगा, रो की भी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो देन बाय इक्वेशन 6, तो 6 में अगर मैं रखता हूं तो वेक्टर डेल इनटू वेक्टर e इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। लेकिन अपने को लाप्लास इक्वेशन से बोलता है वेक्टर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। लाप्लास जो है, जो लाप्लास इक्वेशन आएगा वो वेक्टर नहीं रखेगा, डेल ऑपरेटर जो होता है वो वेक्टर के फॉर्म में नहीं होगा, होता है मतलब सेकंड डेरिवेटिव होगा। तो इसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो वेक्टर डॉट का अगर मैंने वेक्टर डेल का अगर मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो ये वेक्टर और वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होकर के क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा और डेल स्क्वायर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना,
वेक्टर और वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है स्केलर वाला, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ई इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 ही है। तो इसी को ही बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है लाप्लास इक्वेशन या लाप्लास समीकरण, ठीक है। और इसको दूसरे फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, या फिर यहां भी समझ सकते हैं, इसमें आई जे के नहीं है, मतलब इसका भी मतलब क्या है, इसका मतलब है del 2 अपॉन del x प्लस x2 del 2 अपॉन del y2 del 2 अपॉन del z2 इनटू वेक्टर a इज इक्वल टू 0। तो या तो इसे हम लाप्लास का इक्वेशन बोले या तो हम इसे लाप्लास का इक्वेशन बोले। तो आज का जो टॉपिक था वो अपने पास कैसा था, पॉइजन्स इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन। तो पॉइजन इक्वेशन के लिए हमने क्या बोला था कि कोई एक सरफेस लिया था जो कंडक्टर है, कंडक्टिव है, या फिर चालक गोला लिया जिसका आयतन कितना था v था, जिसका सरफेस कितना था वेक्टर s था, और उस पर कोई चार्ज हम लोग q लिए थे जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। मान लेते हैं कि उस पूरे स्फीयर में, पूरे सरफेस में गोले में हमने कोई छोटा सा गोला लिया जिसका आयतन जो है dv हो जाता है, वॉल्यूम dv हो जाता है, सरफेस जो होता है वो ds हो जाता है, वेक्टर ds हो जाता है। तब उस केस में हम लोगों ने क्या लिया था, सबसे पहले हम लोगों ने निकाला था उस गोले की चार्ज डेंसिटी, तो उसकी वैल्यू थी ρ इज इक्वल टू dq अपॉन dv। अब वहां से हमने q की वैल्यू निकाली, q की वैल्यू जब निकल जाएगी तो उसके बाद हमने गॉस का थ्योरम लगाया था। तो गॉस का थ्योरम किसके लगाया था, तो वेक्टर फील्ड वेक्टर E के लिए लगाया था। तो वेक्टर E के लिए क्या था, गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम कि वेक्टर E का सरफेस इंटीग्रल किसमें चेंज हो जाता है, वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में आयतन समाकलन में चेंज हो जाता है। उसके बाद हमने फिर से एक नया फार्मूला निकाला जो फ्लक्स फाई के लिए था, जो एक गॉस के थ्योरम के अकॉर्डिंग था, जिसको हम फाई इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। और एक फ्लक्स का ही फार्मूला है फाई e इज इक्वल टू वेक्टर E इनटू ds वाला, तो हमने उसको इंटीग्रल फॉर्म में लिया था। दोनों को कंपेयर किया तो एक नया फार्मूला बन गया जिसमें वेक्टर E का सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू अपने पास किसमें हो गया, तो वो हो गया चार्ज डेंसिटी रो के फॉर्म में आ गया। फिर हमने जो गॉस के थ्योरम से बनाया था और फ्लक्स के थ्योरम से बनाया था, उन दोनों को कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद हमको एक इक्वेशन मिलता है जो इस तरीके से है, वॉल्यूम ये वाला मिल जाएगा दोनों। अब मिलने के बाद हम लोगों ने इसको एक तरफ ले लिया, बाकी जो कॉमन था उसको हमने कॉमन निकाल दिया। तो डाइवर्जेंस वेक्टर E माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, दोनों को हमने कंपेयर किया इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू डाइवर्जेंस के फॉर्म में इस तरीके से आई, तो इसको बोला जाता है पॉइजन इक्वेशन। अब अगर लाप्लास इक्वेशन निकालना है तो उसमें मान लेते हैं कि कोई भी चार्ज उस गोले में नहीं है। तो कोई भी चार्ज नहीं है मतलब q 0 है। अब q 0 है तो रो भी क्या होगा, 0 होगा। अब 0 हो गया तो इसी इक्वेशन में 6 इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये वाली क्वांटिटी भी साइड क्या हो जाएगी, 0। अब यहां बस आपने पता है कि जो लाप्लास है वो आई जे के फॉर्म में हम मोस्टली नहीं रखते हैं, तो हम लोग के पास इस तरीके से हमने क्या किया, वेक्टर डेल ऑपरेटर के द्वारा मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी को ही बोल दिया जाता है लाप्लास इक्वेशन। तो आज का टॉपिक जो था इंपॉर्टेंट था, ये पूछा भी गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना।